Hello friends. So today we will discuss about Indian Forest Policy 1988. Before this, we have already discussed the Forest Policy in 1952 and 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, वो भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार हम लोगों को बचा है सिर्फ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। हम लोग इस टॉपिक में कुछ जो फॉरेस्ट से रिलेटेड जो मूवमेंट हुए हैं वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्हीं मूवमेंट के बैकग्राउंड पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 है ना, वो डेवलप हुई। अब देखिए कौन कौन से बिल्टअप केसेस थे, कौन आसपास पूरे ग्लोबल स्केल पे और नेशनल लेवल पे क्या हो रहा था, जिसके कारण हम लोगों को 1952 की जो पॉलिसी है उसको अपग्रेड करना पड़ा और 1988 में नई पॉलिसी बनानी पड़ी। तो इसमें से इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सबसे पहले तो 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें क्या था, ह्यूमन और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी ग्लोबल लेवल पे, उनको सोल्यूशन निकालने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने कॉन्फ्रेंस की थी। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इज डिफरेंट फ्रॉम स्टॉकहोम कन्वेंशन। आप लोग कमेंट में बताइएगा स्टॉकहोम कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। उसके बाद 1972 में ही यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम लागू हुआ नैरोबी में। अच्छा, ये जो प्रोग्राम यूएनईपी हुआ या फिर ये वाला जो प्रोग्राम हुआ, इसमें पूरे वर्ल्ड के जो डेवलपिंग नेशंस हैं इन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, सिवाय इसके कि पहला ऐसा ये जो यूएनईपी जो था, ये पहला ऐसा ग्लोबल लेवल पर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका जो हेडक्वार्टर था वो किसी डेवलपिंग कंट्री में था। तो यूएनईपी बस इस कारण ही थोड़ा चर्चा में रहा। उसके बाद साइट्स भी बना 73 में, जिसके बारे में बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। रामसन कन्वेंशन जो थी वेटलैंड से रिलेटेड, वो भी आपकी 1973 में आई। मारपुल बना। मारपुल किससे रिलेटेड होता है, आपका जो शिपिंग रूट होते हैं उसमें जो पोल्यूशन क्रिएट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये मारपुल बना 1973 में। उसके बाद आपकी आईपीसीसी बनी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1988 में। तो ये ग्लोबल लेवल पे ये सारे प्रोग्राम बन रहे थे और ये डायरेक्शन दे रहे थे नेशनल लेवल पे और नेशनल गवर्नमेंट्स को कि आप अपनी पॉलिसीज को थोड़ा बाय लेवल पर देखें। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी इसी जो 1988 की बनी वो इसी बैकग्राउंड पर बनी। अच्छा, इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में भी साथ ही साथ ये जो बिल्टअप ग्लोबल लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे भी अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट मैंने बता दिया है 1972 में बन चुका था। आपका जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 में बन चुका था। आपका जो एयर वायरस है वो भी 1981 में बन गया था। आपका जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 में बन गया था। तो ये नेशनल लेवल पे भी चल रहा था। ये दोनों चीजें जो थी, ये जो दोनों चीजें थी, ये जो आपकी थी, इनका जो फोकस था जनरली वो डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट के बैलेंस पर था। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट वर दोज फॉरेस्ट मूवमेंट जिन्होंने शेप किया 1988 की पॉलिसी में। सी 1952 के बाद क्या हुआ, इंडिया में पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ। पॉपुलेशन इंडिया की काफी बढ़ी, प्लस इंडिया को डेवलपमेंट की जरूरत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी। तो आपका जो फॉरेस्ट लैंड है, जो आपका फॉरेस्ट लैंड है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इंक्रोचमेंट हुआ और लोगों पॉपुलेशन का लोगों का भी इंक्रोचमेंट हुआ। तो क्या हुआ, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हुए पूरे पैन इंडिया लेवल पे, अलग अलग टाइम पे, कि आप जो फॉरेस्ट लैंड है उस पर आप इंक्रोचमेंट नहीं कर सकते हो, उस पर पहला जो राइट है वहाँ के लोगों का है। और इन सारे राइट्स में जो लेडीज थी उन्होंने सबसे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। आप देखिए चिपको मूवमेंट जो था, चिपको मूवमेंट हुआ 1973 में। कहाँ पर हुआ ये, आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में, आपके उत्तराखंड में ये हुआ था। इसमें जो इम्पोर्टेंट लोग थे वो कौन कौन से, सुंदरराव बगुना और चांदी प्रसाद भट्ट के बारे में आप जानते ही हैं। जो लेडीज थी वो थी गौरा देवी, सुदेशा देवी और बचनी देवी। ठीक है, तो वुमेन पार्टिसिपेशन जो था इन सारे फॉरेस्ट मूवमेंट में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। दूसरा एक बिहार में हुआ था। बिहार में क्या हुआ था, सिंह भूमि में हुआ था जंगल बचाओ आंदोलन। इस जंगल बचाओ आंदोलन में क्या हुआ था कि जो नेचुरल साल फॉरेस्ट थे उनको हटा के टीक को गवर्नमेंट क्या कर रही थी, प्रमोट कर रही थी टीक फॉरेस्ट के प्लांटेशन से। ऐसे ही एक हुआ कर्नाटक में। कर्नाटक में जो हुआ एपिको मूवमेंट हुआ।
अपिको मूवमेंट को ही साउथ का चिपको मूवमेंट कहा जाता है। ये हुआ आपका उत्तर कन्नड़ा और शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें क्या हुआ था कि इट वाज अगेंस्ट द फेलिंग एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड द ruin ऑफ एनिशिएंट लाइवलीहुड। तो इस ये पर्पस भी इसका क्या था कि इस जो मूवमेंट था इससे इंस्पायर होकर 1988 की पॉलिसी में स्पेशल राइट्स दिए गए ट्राइबल लोगों को और जो वीकर सेक्शन है उनको, कि उनके जो ओनरशिप राइट है वो ओवरकम कर सकते हैं इन स्पेशल कंडीशन के राइट्स को ट्री कवर। ऐसे ही जो सब बहुत फेमस जो आप सब लोगों को पता है वो था आपका साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या था कि जो ये आपको फोटो दिखाई दे रही है ये थे मिस सुगाथा कुमारी। ये पोइट भी थी और ये एक्टिविस्ट भी थी। इनकी जो पोइम है एन ओड टू नेचर, ये काफी फेमस हुई। तो इन्होंने क्या किया था कि साइलेंट वैली जो नेशनल पार्क था केरल में, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, उसमें क्या था जो मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट थे उसको हटाकर वहां पर क्या कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लाया जा रहा था। लेकिन जब ये मूवमेंट हुआ तो पहले तो इंदिरा गांधी के टाइम में स्टार्ट हुआ था ये 1981 के आसपास। उसके बाद फिर फाइनली जो ये इस प्रोटेस्ट के कारण ये जो प्रोजेक्ट था इसको कैंसिल कर दिया गया। और फिर 1985 में जब राजीव गांधी बने तो उन्होंने साइलेंट वैली नेशनल पार्क बनाया यहीं पर। तो ये जो मूवमेंट थे आपके अपिको मूवमेंट हुआ, आपका चिपको मूवमेंट हुआ, आपका जंगल बचाओ आंदोलन हुआ, सेव साइलेंट वैली मूवमेंट हुआ, इन सारे मूवमेंट के कारण एक डायरेक्शन डिसाइड हुई कि किस डायरेक्शन में हम लोगों की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को अपग्रेड होना है। और जो इम्पोर्टेंट इसमें आउटकम लिख के निकल के आए वो इम्पोर्टेंट आउटकम थे। नंबर 1, वुमेन पार्टिसिपेशन प्लस लोकल जो पीपल है और जो ट्राइबल पीपल है उनके ओनरशिप राइट्स और प्लस इकोलॉजिकल बैलेंस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बाहर निकल के आए और इसको 1988 की पॉलिसी में लाया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं 1988 की फर्स्ट पॉलिसी के बारे में। तो यही समराइज किया गया इसमें कि क्या नीड थी। नंबर 1, एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। दूसरा, इनएडुकेसी ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स, मतलब आपके जो प्रोटेक्शन मेजर्स थे उनकी इनएडुकेट थे वो किस कारण। जैसे इसमें एग्जांपल मैंने दिया है, नो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। इसमें क्या था कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप जगह ले लेते थे, उसमें जो भी टी कट होते थे आप उस उतने ट्री कहीं और लगाने का कोई भी प्रोविजन इसमें 1952 की पॉलिसी में नहीं था। और ना ही आप फंड दे रहे थे लोगों को कि आप वो लोग कहीं जाके इस वहां पर लगा पाए। जो भी इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो भी इंडस्ट्री लगा रहे हैं उनके इन्वेस्टमेंट प्लान में कहीं भी ये कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन के लिए फंड नहीं था। दूसरा क्या नीड थी, दूसरा एक नीड ये भी थी कि जो फॉरेस्ट लैंड का जो डाइवर्जन था वो नॉन फॉरेस्ट यूज में हो रहा था। नॉन फॉरेस्ट यूज में होने के लिए देखिए दो इंपॉर्टेंट चीजें। नंबर 1, अगर कोई लैंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत ज्यादा है तो आप उसे फॉरेस्ट लैंड में मत कन्वर्ट करिए। और ऐसे ही अगर कोई फॉरेस्ट डिग्रेड नहीं हो रहा है तो भी आप उसे नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट नहीं करिएगा। तो ये एक नीड थी जिसके कारण नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनी। एक दूसरी एक और थी जो टेंडेंसी थी फॉरेस्ट को देखने की, वैसी थी कि इससे हमको रेवेन्यू लेना है। रेवेन्यू कैसे लेना है कि आप वहां से वुड ले रहे हैं, आप वहां से टिम्बर ले रहे हैं और जो भी आपके अदर फॉरेस्ट यूज माइनर प्रोडक्ट हैं उनसे आप क्या कर रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों के कारण क्या था कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी को लाना बहुत जरूरी हो गया। अब प्रिंसिपल एम क्या था फॉरेस्ट पॉलिसी का, 1988 में ये बताया गया कि हम लोगों को इन्वायरमेंट स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, इन दोनों के बीच में इन दोनों को साथ लेके चलना है। और जो इकोलॉजिकल बैलेंस है इसमें आपका केवल फॉरेस्ट नहीं आता है, आपका एटमॉस्फेयर आता है और इक्विलिब्रियम हम लोगों को मेंटेन करना है किसके बीच में, सारे टाइप की लाइफ फॉर्म के बीच में, जिससे उनका सस्टेनेंस जो है वो मेंटेन रहे। किन किन का सस्टेनेंस, ह्यूमन का, एनिमल का और प्लांट का। तो दूसरा इसमें एक चीज और देखी गई थी कि आप 1988 की पॉलिसी में ये भी बताया गया था कि ये जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है इस पॉलिसी से, या फिर जो फॉरेस्ट लैंड है इसके जो डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट है
दे मस्ट बी सबऑर्डिनेटेड टू द प्रिंसिपल एम। और प्रिंसिपल एम क्या है? आपको इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है, इकोलॉजिकल बैलेंस को। नाउ व्हाट वर द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ 1988 पॉलिसी? तो मैंने ये नोट डाउन कर दिए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है, जो मैं बता ही चुका हूँ, इकोलॉजिकल बैलेंस आपको मेंटेन करना है, ठीक है। और इकोलॉजिकल बैलेंस ये हो कैसे रहा है कि डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर के कारण जो हो रहा है। दूसरा, आपका नेचुरल हेरिटेज जो है वो आपको क्या कहते हैं, कंजर्व करना है। किसके द्वारा? कैसे? कि आपकी जो बची हुई नेचुरल फॉरेस्ट है उनको प्रिजर्व करके, ठीक है। दूसरा, इसमें सॉइल इरोजन को बचाना है। और प्लस आपका जो कैचमेंट एरिया है, रिवर के हुआ है, लेक का हुआ, रिजर्वर या जो भी रिजर्वायर है, उनका जो कैचमेंट एरिया में डेलिमिटेशन हो रहा है, जैसे रिवर बैंक में होता है, उनको मेंटेन करना है। आपको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स का एक्सटेंशन जो है वो रोकना है। कहाँ पर? जैसे राजस्थान में हुआ, या फिर जो कोस्टल एरिया में, जो सीस कोस्टल एरिया है, उसमें जो सैंड बढ़ती है उनको रोकना है। दूसरा, आपको क्या करना है, फॉरेस्ट और ट्री कवर बढ़ाना है। और फॉरेस्ट की जो ना प्रोडक्टिविटी भी बढ़ानी है, जिससे कि आपकी जो इसेंशियल नेशनल नीड्स हैं। इसेंशियल नेशनल नीड्स का मतलब क्या हुआ? नेशनल नीड का मतलब हुआ आपको आर्मी, आपको रेलवे, इनके लिए जो भी आपकी टिम्बर की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। प्लस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, मैंने जो आपको सबसे अभी 2-3 मिनट पहले बताया था कि ये जो मैसिव पीपल मूवमेंट विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन को आपको साथ में लेके चलना है, जिससे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। और जो एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट है, इनमें जो है प्रेशर जो है मिनिमाइज करना है। ये प्रेशर कैसे मिनिमाइज होगा? एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्लस नया फॉरेस्ट कवर आप जनरेट करो। ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव थे 1988 पॉलिसी के। इसमें 1988 की जो पॉलिसी थी, इसमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया गया था। इसमें 3 जो पिलर थे मेनली, वो ये थे कि आपको एक तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ाना है। दूसरा, आपको ये बताना है कि फॉरेस्ट के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, जिससे कि कारण फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिप्लीटेड हो जाए। प्लस आपको जो प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड है उसको आप फॉरेस्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, उसको भी बढ़ाना था। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट के 3 इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला, इन तीनों पिलर्स को, ये जो तीन पॉइंट हैं, इनको कवर करने के लिए इन्होंने डिटेल में ये बताया कि आपको एफॉरेस्टेशन करना है, मतलब पेड़ फिर से लगाने हैं, सोशल फॉरेस्ट्री करनी है, और फार्म फॉरेस्ट्री करनी है, मतलब खेतों के आसपास भी आप पेड़ लगाइए। ट्री प्लांटेशन को आप अपने जो क्रॉप साइकिल होता है उसमें इंक्लूड करिएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आपको ग्रीन बेल्ट लगानी चाहिए। ग्रीन बेल्ट कहाँ पे लगेगी आपकी? कि आपके जो अर्बन और इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर आपको ग्रीन बेल्ट लगानी है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा कि जो रोड होती हैं उनके चारों तरफ आपको क्या होते हैं, पेड़ लगे होते हैं, वही ग्रीन बेल्ट, ठीक है। दूसरा, आपका जो विलेज और कम्युनिटी लैंड है, इंक्लूडिंग दोज जो कहते हैं आपके जो टैंक बने होते हैं, जैसे आपके किसी भी गांव में टैंक है, टैंक के आसपास की जो जमीन होती है वो, उसमें आप खेती नहीं कर सकते, तो उस पर आप क्या करिए, आप ट्री लगाइएगा, ये गवर्नमेंट ने बोला। और इस ट्री से जो आपको रेवेन्यू मिल रहा है वो सबसे पहले किसको जाएगा? वो आप सबसे पहले जाएगा विलेज पंचायत को इसका रेवेन्यू शेयर होगा, ठीक है। ट्री क्रॉप लगाइएगा, और ऐसे ट्री क्रॉप लगाइएगा कि आपको फॉडर भी मिलता रहे जानवरों के लिए। दूसरा देखिए, मैंने ही बताया था कि जो वीकर सेक्शन हुए, वीकर सेक्शन का मतलब क्या आ जाएगा इसमें? वुमेन, ट्राइबल पीपल, आपके SC ST कम्युनिटी के लोग, आपके BPL के नीचे जो लोग आते हैं वो लोग। इन सारे लोगों को क्या है, अगर उन लोगों की लाइफ डिपेंडेंट है तो टोटली किससे? जो आसपास की फॉरेस्ट है, तो उनकी जो ओनरशिप है, या उनकी जो ट्रेड है, या फिर उनकी जो सस्टेनेंस के लिए जो लोग वो जो फॉरेस्ट से लेते हैं, चाहे वो घास लेते हो, लकड़ी लेते हो जलाने के लिए, उनकी ओनरशिप जो है वो ट्री ओनरशिप से ज्यादा बड़ी हुई है। इसमें इस चीज को समझा गया। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी बोला कि जो ट्री पट्टा स्कीम में क्या कहा गया कि जो भी प्रधान है गांव के, वो क्या कर सकते हैं कि आप पट्टा दे सकते हैं पर्टिकुलर लोगों को, कि आप वहां पर ट्री प्लांटेशन करें। आप वहां पे खेती नहीं करेंगे, और खेती करेंगे भी तो वो विद द ट्री प्लांटेशन करेंगे। ये इसमें बताया गया 1988 की पॉलिसी में। दूसरा, पॉलिसी ने कुछ ग्रेजिंग पॉलिसी के बारे में बताया। 1952 में भी ग्रेजिंग पॉलिसी के बारे में बताया था, उसको थोड़ा सा अपग्रेड किया उन्होंने। उसमें उन्होंने कहा कि आपका ये जो स्टॉल ग्रेजिंग के बारे में बताया गया। देखिए,
सबसे पहले जो था वो था फ्री एंड कंटिन्यूअस ग्रेजिंग। इसमें आप क्या करते थे, अगर जानवरों को यहाँ पे चराया फिर आगे चलाया, ये वाला रेंट खराब हो गया। 1952 की पॉलिसी ने क्या बताया, रोटेशनल ग्रेजिंग, जिससे कि टाइम मिल सके किसी भी लैंड को रीजनरेट करने का। इसमें इन्होंने क्या कहा कि आप स्टॉल ग्रेजिंग करिए, मतलब आप घूमिए मत, एक ही पर्टिकुलर रेंट पे ही ग्रेजिंग करिए, उनको थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है। दूसरा इसमें ये भी बोला गया कि जो ग्रेजिंग है वो कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फॉरेस्ट लैंड। जहां पे भी आप ग्रेजिंग कर रहे हैं उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रेजिंग करिए। तीसरा इसमें ये बोला गया, जैसे ट्राइबल हुए या उनकी जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, किस चीज की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट, फ्यूल वुड की जलाने, घर में जो ईंधन जलाने के लिए, या फॉडर की, या फिर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की, या फिर कंस्ट्रक्शन टिम्बर की, झोपड़ी बनाने के लिए जो लकड़ी यूज होती है, इन सबको क्या, ये जो होंगे शुड बी द फर्स्ट चार्ज ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस। मतलब जो ट्राइबल्स है इनका क्या है, पहला राइट होगा इन सब चीजों के लिए। अगर पर्पज ये है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अगर वो फॉरेस्ट से मिल रहा है तो ट्राइबल का इस पर राइट होगा। पॉलिसी ने ये भी बोला कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट हैं उनको फंड देना चाहिए, किसके लिए, रीजनरेशन के लिए, फॉरेस्ट प्लस कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन, इसके लिए ये फंड देना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान में इस फंड को रखना चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने ये भी बोला फॉरेस्ट वेस्ट इंडस्ट्रीज जो है उनको लगाना चाहिए, जैसे लाख हुई या इसकी इंडस्ट्री, इन सबकी इंडस्ट्रीज को लगाना चाहिए। और इसमें क्या बोला कि आपकी जो एजुकेशन है या फॉरेस्ट रिसर्च और एक्सटेंशन है, इनके बारे में पॉलिसी ने बोला कि आपको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए लोगों को, फॉरेस्ट एजुकेशन करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि व्हाट आर द बेनिफिट्स इफ वी एक्सटेंड द फॉरेस्ट कवर। इसमें पॉलिसी में एक वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर के बारे में भी बताया गया था। ठीक है। अब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर अगर आप देखें, जो अंदर से जो कॉरिडोर जाता है, अगर आप पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे देखें, जो बाला साहब ठाकरे समृद्धि मार्ग भी उसे कहते हैं, बाला साहेब ठाकरे समृद्धि मार्ग, उसमें अंदर से गया है, ऊपर फॉरेस्ट है और नीचे उन्होंने टनल बना दी है। ये जो मैंने दिखाया ये फ्लाई ओवर वाला है, इंडिया का जो पहला एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है जिसमें आपका वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर एलिवेटेड बन रहा है, वो आपका है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। ठीक है। ये राजा जी नेशनल पार्क में बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये इसमें कहा गया है। अच्छा, ये बनाया क्यों जाता है, ये बनाया इसलिए जाता है कि कुछ जो माइग्रेंट वाइल्ड लाइफ होती है उनकी जेनेटिक कंटिन्यूटी के लिए, कि अगर जैसे यहाँ पे अगर कोई जानवर है, यहाँ पे कोई जानवर है तो वो इधर जाएगा, इस साइड अगर कोई है तो इस साइड उसके मीटिंग उसकी हो जाए, इसलिए। तो 1988 की पॉलिसी में यही था। सो थैंक यू, कीप सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। इसकी जो यूट्यूब लिंक है वो फर्स्ट पेज पे भी, इंट्रोडक्टरी पेज पे भी दी गई है, आप अगर csc.i। थैंक यू।